आसिम मुनीर के मेंटल स्टेट के बारे में बात करें और आसिम मुनीर कितने बड़े स्कीमिये हैं इसकी भी बात करते हैं। जब हमने थोड़ा डिग इन किया तो इन्फॉर्मेशन क्या आई। जनरल बाजवा जैसा सबको पता है कि उनके जो जानशीन थे, जिनको वो अपना अगला आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, वो जनरल फैज़ हमीद थे। और जब जनरल फैज़ हमीद के ऊपर नवाज शरीफ ने ऑब्जेक्शन कर लिया तो फिर उनकी दूसरी चॉइस अब जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जनरल शाहिद शमशाद मिर्ज़ा, उनको बनाया गया। अब वो चाहते थे कि मतलब उनको बना दिया जाए, लेकिन वो नहीं बने तो उनको जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया था जब आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया गया। वो आसिम मुनीर को क्यों नहीं चाहते थे जनरल बाजवा एज आर्मी चीफ, और पर्सनली वो नहीं चाहते थे कि ये बिल्कुल भी बने। और आपने सुना होगा कि आसिम मुनीर को मतलब DGI बनने के कुछ महीनों बाद ही हटा दिया गया, और उसमें कहानी जैसा जब वो हटाया गया तब ये कहानी नहीं बताई गई। ये कहानी जब आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए थे ना, तब ये कहानी बताई गई और मीडिया में सबको बताई गई। और मीडिया ने फिर आपने देखा ना, जो ढोलक की तरफ फिर बजने लग गए सारे कि जी इमरान खान की जो बीवी थी वो मलिक रियाज, जो कि बहुत बड़ा प्रॉपर्टी रियल स्टेट का प्रॉपर्टी टाइकून है पाकिस्तान का, उससे जो है वो डायमंड मांग रही थी, अंगूठी मांग रही, तो कह रही थी कि नहीं मुझे तो 5 नहीं, मुझे तो 9 कैरेट का चाहिए। और वो बेसिकली कॉन्वर्सेशन उसकी बीवी के साथ थी भी नहीं, इमरान खान की, मतलब बुशरा बीवी के साथ कॉन्वर्सेशन नहीं थी। मलिक रियाज अपनी बेटी के साथ बात कर रहा था। उसको लीक किया गया, उसको लेकर के दिखाया गया कि जी देखें ये रीज़न था, इसकी वजह से जो है ये इसको हटा दिया गया था क्योंकि ये करप्शन सामने ला रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी असली कहानी क्या थी, वो असली कहानी हम आपको आज बताते हैं। कहानी शुरू होती है 28 सितंबर 2018। DGISPR से एक प्रेस रिलीज इशू होती है और उसमें 6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल पे प्रमोशन दी जाती है। और उसका एजेंडा, उसका पर्पस ये था कि अगर सितंबर 2018 में अगर हम इनको लेफ्टिनेंट जनरल पे प्रमोट कर देते हैं तो इनकी जहां भी अपॉइंटमेंट हो गया था लेफ्टिनेंट जनरल, उस डेट से अगले 4 साल में ये रिटायर हो जाएंगे। तो अगर सितंबर 2018 में इनकी अपॉइंटमेंट होती है तो ये सितंबर 2022 तक ये रिटायर हो जाएंगे। तो उसका पर्पस ये था कि अगर सितंबर 2022 तक ये रिटायर हो गए तो जो नवंबर 2022 में जनरल बाजवा के बाद जो आर्मी चीफ बनना है, उसकी रेस में ये 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स नहीं रहेंगे। उन लेफ्टिनेंट जनरल्स की लिस्ट में एक नाम आसिम मुनीर का भी था, और एजेंडा ये था कि भाई आसिम मुनीर भी तब तक रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि रिटायरमेंट की जो डेट कैलकुलेट होती है वो इसी तरीके से होती है। जिस डेट पे आप ज्वाइन करते हैं एज अ लेफ्टिनेंट जनरल कहीं पे भी, आप चाहे कहीं कोर कमांडर बन के ज्वाइन करें या आर्मी कमांडर बन के ज्वाइन करें या DGMI DGISI जो भी बन के आप ज्वाइन करें, जिस भी कैपेसिटी में आप ज्वाइन करें, उस ज्वाइनिंग के दिन से ठीक एग्जैक्ट 4 साल बाद आप रिटायर हो जाएंगे। तो अगर ये सारे 6 रिटायर हो जाते तो जो लिस्ट बनती नवंबर में प्रोबेबल आर्मी चीफ्स की, उस लिस्ट में ये 6 नहीं होते। तो जनरल बाजवा का ये एजेंडा था कि इस तरीके से इनको आउट किया जाए रेस से, ताकि फैज़ हमीद का नाम लिस्ट में आ सके। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि जनरल आसिम मुनीर गायब हो जाते हैं। सुनते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जनरल आसिम मुनीर गायब हो जाते हैं, अपने फ़ोन स्विच ऑफ, अपने पाकिस्तान में भी नहीं है, विदेश चले जाते हैं, UK गए थे, बेसिकली लंदन गए थे। और इनकी वाइफ जो जनरल आसिम मुनीर की हैं, FIA के रिकॉर्ड के मुताबिक जो है 23 सितंबर को ये बाहर चली जाती हैं। 10 अक्टूबर को अपॉइंटमेंट होती है जनरल आसिम मुनीर की एज अ DGISI, और 10 अक्टूबर को ये वापस आती हैं जिस दिन इनकी अपॉइंटमेंट होती है, और फिर गायब हो जाती हैं, फिर वापस विदेश चली जाती हैं, UK चली जाती हैं। और फिर 29 अक्टूबर को, यानी 19 दिन बाद ये वापस आती हैं। और जनरल आसिम मुनीर मिसिंग है, DGISI अपॉइंट होते ही वो मिसिंग हो गए, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और उसके बाद जनरल बाजवा इनसे कोशिश करते हैं कांटेक्ट करने का। सोचिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल से, जिसको उसने DGISI अपॉइंट किया है, उससे वो बात करने की कोशिश कर रहा है और वो रीचेबल नहीं है, उसका फ़ोन भी बंद है। जनरल आसिम मुनीर लगभग 1 महीने तक मिसिंग रहे, नॉट रीचेबल रहे। फिर जनरल बाजवा ने उनके रिश्तेदारों के थ्रू जो है इंटिमिडेट किया और वार्निंग दी कि अगर ये अब नहीं आते हैं वापस तो मैं इनको टर्मिनेट करूंगा अब। तो 26 नवंबर को आसिम मुनीर वापस आते हैं, और वापस आने के बाद एज अ DGISI ज्वाइन करते हैं। अब वो 26 नवंबर को क्यों वापस आए? वो बेसिकली क्योंकि अगर 26 नवंबर को ज्वाइन करते हैं तो फिर 26 नवंबर 2022 को रिटायर होते, क्योंकि ज्वाइनिंग से 4 साल लगते हैं। अगर वो सितंबर में या अक्टूबर में ज्वाइन करते, सितंबर और अक्टूबर में रिटायर हो जाते। तो ही वॉज बाइंग टाइम। तो सोचिए कि वो आदमी तब से खेल रहा है अपने दिमाग से कि यार मुझे आर्मी चीफ कैसे बनना है, वो तब से लगा हुआ है, अपना दिमाग लगा रहा है।
और फिर 26 नवंबर को आकर के उन्होंने DGSI ज्वाइन किया। ये तो हो गई इस इंसान की डेस्परेशन टू बिकम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। ISPR की प्रेस रिलीज आज भी पड़ी हुई है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, जिसको भी चेक करने का शौक हो कि इनकी अपॉइंटमेंट कब हुई और इनकी ज्वाइनिंग कब हुई। अपॉइंटमेंट और ज्वाइनिंग के बीच में 1 दिन 2 दिन का तो टाइम समझ में आता है, 1 हफ्ते का भी टाइम समझ में आता है कि आपको कुछ फैमिली कंपल्शंस होती हैं, कहीं मूव करना होता है, या आप किसी प्रीवियस कैपेसिटी में हो तो भाई जो चार्ज लेने वाला है वो अवेलेबल ना हो, तो वहां तक तो ये बात समझ में आती है। लेकिन 1.5 महीने तक अपॉइंटमेंट के बाद आप गायब रहें, नॉट रीचेबल रहे और 1.5 महीने बाद ज्वाइन करें, जाहिर सी बात है ये साफ साफ दिखाता है कि वो ही वॉज बाइंग टाइम, उस समय बाई कर रहे थे कि कैसे भी करके नवंबर वाला टाइम आ जाए, नवंबर एंड आ जाए, ताकि जनरल बाजवा जब जाएं तो उस रेस में सीनियर मोस्ट जनरल की लिस्ट में मेरा भी नाम हो। तो ये तो ऑब्सेशन है इस इंसान की पावर के लिए। कहते हैं ना कि एक प्यास जो होती है, एक भूख होती है सत्ता के ऊपर काबिज होने की, सत्ता के ऊपर बैठने की, तो ये दिमाग तब से चल रहा है। दूसरी बात, जब ये DGISI बन गए तो DGISI बनने के बाद देखिए इस इंसान ने इमरान खान को, जनरल बाजवा को, सबको कैसे मामू बनाया। इनके बारे में फौज के अंदर हमेशा से ये कहा गया था कि यार ये आदमी ना, मतलब ही इज नॉट मेंटली फिट टू बी इन द आर्मी, बिकॉज ये आदमी बहुत ज्यादा रेडिकल है। ये मेरे ओपिनियंस नहीं है, ये उन ऑफिसर्स के ओपिनियंस हैं जिनके अंडर में इन्होंने काम किया हुआ है। जब ये ब्रिगेडियर थे, और ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, जब ये ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेड कमांडर थे, तो इनके जो जनरल साहब, जो कोर कमांडर थे, उन्होंने लिख करके ये दिया था कि भाई इन्होंने एक वहां पे मीटिंग में ये बात कह दी कि भाई जो भी आर्मी के खिलाफ बात करता है उसको गोली मार देनी चाहिए, यानी जो भी फौज के खिलाफ बात करे उसको कत्ल कर दो। तो ये इतना रेडिकल ओपिनियन है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान की फौज को भी ये पता है कि भाई देखिए हम पॉलिटिक्स में इंटरवीन करते हैं, और चूंकि हम पॉलिटिक्स में इंटरवीन करते हैं तो लोग, पॉलिटिशियंस होंगे या जर्नलिस्ट होंगे, वो हमारे खिलाफ बोलेंगे, तो एक लेवल तक तो क्रिटिसिज्म वो खुद भी बर्दाश्त करते हैं। वो ये नहीं कहते कि भाई जितने भी हैं सबको ही मार दो, अगर सबको मारेंगे तो फिर रूल किसके ऊपर करेंगे, कब्रिस्तान के ऊपर। तो आम पब्लिक हो गई या जर्नलिस्ट हो गए या बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं, उनका क्रिटिसिज्म वो बर्दाश्त करते हैं। उनकी अपनी, उन्होंने एक रेड लाइन ड्रॉ की कि भाई ये रेड लाइन क्रॉस मत करना, बाकी आपको क्रिटिसाइज करना आप करिए, उसकी वो छूट देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल ही मुंह खोलने पे कोई बंदूक लेकर के खड़ा रहता है मारने के लिए। वो इसलिए क्योंकि फौज को पता है कि यार हम खुद तो इंटरवीन करते हैं ना, और चाहे ये जर्नलिस्ट हो, चाहे ये एनालिस्ट हो, ये जितने भी पंजाबी हैं, ये सब तो यार हमारे भाई बहन, और हमारी ही फौज में लोग जितने भी आए हुए हैं वो इन्हीं में से आए हुए हैं, तो हम हर किसी को तो नहीं मार सकते। उन साहब ने लिख करके दिया आसिम मुनीर के खिलाफ कि यार ये आदमी जो है ना, ही इज टॉकिंग, ही इज वेरी रेडिकल, ठीक है, ये बहुत कट्टरपंथी सोच, दहशत गर्दाना सोच का हामिल आदमी है। अगर इस तरह से अगर आप सबको मारना शुरू करेंगे, और रिलीजियसली बहुत ज्यादा ओवर मोटिवेटेड है। पाकिस्तान की फौज में भी आप ये चीज जानिए कि उनकी भी फौज में ये एक माइंडसेट है कि बहुत ज्यादा रिलीजियसली अगर मोटिवेटेड आदमी अगर कमांड में आ जाता है तो वो भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, और कोई बहुत ज्यादा रेडिकल जिहादी माइंडसेट का अगर आदमी आ गया, फिर उसने तो फिर जिहादी करना है फिर। और आप देख लीजिए इनकी जो अगर लैंग्वेज आप देखें जनरल आसिम मुनीर की, वो क्या कहते हैं टीटीपी वालों को, फितना अल खवारिज। उन्होंने एक रिलीजियस टर्म निकाला। आज तक टीटीपी कोई आज का फिनोमेना नहीं है, 2007 से चल रहा है। पाकिस्तान ने कोई एक बार जंग नहीं लड़ी टीटीपी खिलाफ, और कई सारे ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन फितना अल खवारिज का टर्म पहली बार निकाला गया। किसके द्वारा निकाला गया? आसिम मुनीर के द्वारा। उन्होंने इस वॉर को एक रिलीजियस वॉर बना करके प्रेजेंट किया। एक आर्मी और कुछ टेररिस्ट के बीच की जो वॉर है, वो टेररिस्ट के लिए रिलीजियस वॉर हो सकती है, लेकिन आर्मी के लिए वो वॉर स्टेट की बका की वॉर है, सॉवरेनिटी की वॉर है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी की वॉर है। लेकिन आसिम मुनीर ने उसको क्या बनाया? जंग जो है वो फितना अल खवारिज के खिलाफ, यानी कि अब उसको एक रिलीजियस कलर दे दिया। तो सामने वाले भी जो है वो भी कलमा गो है, लड़ने वाले इधर से भी जो है कलमा गो है। वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आसिम मुनीर ने भी अब इस्लाम की लड़ाई छेड़ दी है। तो अब ये लड़ाई पाकिस्तान की तो नहीं रह गई। अगर आप फितना अल खवारिज के खिलाफ लड़ रहे हैं तो पाकिस्तान की जंग नहीं रही, फिर वो अब वो इस्लाम की जंग हो चुकी है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये उस समय से इनके जो सीनियर्स थे वो कहते आ रहे थे। फिर ये जनाब जब DGISI बने तो इमरान खान का दौरा हुआ था ईरान का अप्रैल 2019 में। उस दौरे के दौरान, क्योंकि ये भी गए थे एज अ DGISI, तो इनकी जो मुलाकात हुई, जो इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड से हुई या जो इरानियन इंटेलिजेंस के ऑफिसर से हुई,
उस मीटिंग के दौरान इन्होंने कुछ बातें आकर के जो हियर से, जो कि गली मोहल्लों में होती है, जो एक एंटी ईरानियन, एंटी शिया जो प्रोपेगेंडा जो एक पहले सऊदी अरेबिया उसको फंड करता था, फिर बाद में अमेरिका और इजराइल ने उसको फंड करना शुरू किया, तो वो जो एंटी ईरानियन प्रोपेगेंडा, प्योरली प्रोपेगेंडा, कोई सबूत नहीं, कोई कहते ना कि कोई दलील नहीं, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, बस जो एंटी ईरानियन, एंटी शिया प्रोपेगेंडा जो गलियों में, मोहल्लों में जो मौलवी और कारी और ये सारे जो बयान कर रहे होते हैं, उस तरह का एंटी ईरानियन प्रोपेगेंडा इन्होंने उस मीटिंग में जो है बोलते बोलते, चूंकि ये आदमी के बारे में ये कहा जाता है कि ये बोलते बोलते क्या बोल जाएगा कुछ नहीं पता होता है, बिकॉज ये भावनाओं में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं, टू इमोशनल। उस इमोशन में ये बहुत सारी बातें ऐसे बोलते हैं जो आर्मी ऑफिसर शुड नॉट बी स्पीकिंग, तो उसमें ये बढ़ बढ़ करके वो बोल गए। अच्छा, ईरानियन ने इसके ऊपर बहुत सीवियर प्रोटेस्ट रजिस्टर किया। उन्होंने सीधा लेटर लिखा जनरल बाजवा को, उन्होंने जनरल बाजवा को लिखा लेटर, उन्होंने कहा कि भाई ये आदमी जो है, अगर आपने इसको DJSI बनाया है और ये हमारे मुल्क में आकर के हमारे जो इंटेलिजेंस के जो चीफ हैं उनके और जो सीनियर हमारा जो स्टाफ है इंटेलिजेंस का, उनके बीच में ये बैठ करके इस तरीके की बातें कर रहा है और हमको एक्यूज कर रहा है कि यार हम टेररिज्म कर रहे हैं और हम हम कोई एक मुस्लिम एम्पायर बनाना चाहते हैं और हम अलग अलग पूरे वेस्ट एशिया में और साउथ एशिया में हम कोई मिलिशिया खड़ा करना चाहते हैं और एक शिया डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हैं, शिया एम्पायर बनाना चाहते हैं। कहते हैं यार ये किस किस तरीके की बातें, हमारे साथ मीटिंग में बैठ के ये हमको एक्यूज कर रहा है, तो अगर आप इसको अगर ISI चीफ रखेंगे तो फिर हमारा आपका रिश्ता जो है वो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हो जाएगा। उन्होंने फिर जनरल बाजवा ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया, बिकॉज जनरल बाजवा को ये चीज़ थी कि भाई अब हम ईरान से कोई लड़ाई झगड़ा या ईरान से तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते, और जनरल बाजवा को ये था कि यार गजब आदमी है यार ये, इसको कैसे हमने बना दिया ISI चीफ। तो जनरल बाजवा फिर गए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास, इमरान खान के पास गए और बोला कि जी ये जो DGISI है इसको हटाइए और आप फैज़ को लगाइए, जो कि उससे पहले DGC यानी नंबर 2 ISI में रह चुका था। कहते यार आप उसको बना दीजिए, इसको आदमी को हटाइए, बिकॉज ये तो हमारा रिश्ता ही ख़राब कर देगा ईरान से, और हम अफ़गानिस्तान से वैसे ही प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, और कहीं ईरान से और इंडिया के साथ तो खैर है ही ये रिश्ते ख़राब, कहीं ईरान से भी कहीं अगर रिश्ते ख़राब हो गए और इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई तो फिर हम 3 फ्रंट पे वॉर तो नहीं लड़ सकते हम। और जो ईरानियन जो शिया जो मिलिशियाज हैं, कहते हैं यार वो मतलब हमारे यहाँ बहुत बड़ी आबादी है शियाओं की, हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे ये वॉर, क्योंकि ईरान को तो लड़ने के लिए यहाँ पे लोग भेजने भी नहीं पड़ेंगे, कि उनके लोग तो ऑलरेडी, हमारी 20% आबादी जो है वो शिया है, तो वो 20% आबादी तो एक आवाज़ पे जो है खुमैनी की लब्बैक कह करके जो है नारा हैदरी लगा करके लड़ जाएगी वो। बाजवा ने जा करके सारी बात इमरान खान को बताई, तो इमरान खान ने कहा ठीक है यार हटाना है हटा दो, भाई मुझे क्या है। और आपको देखिए सबको पता है, लोग कहते हैं ना ये इमरान खान ने हटा दिया बिकॉज उसकी बीवी जो है वो डायमंड ले रही थी मलिक रियाज का, और ये उसने जा करके उसको बता दिया था, उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना दी कि देखिए आपकी वाइफ ये कर रही है। ये सारी कहानियां हैं। जब इनको मालूम चला, आपको पता है पाकिस्तान में मतलब प्राइम मिनिस्टर की औकात नहीं है कि वो किसी को ISI चीफ लगाए या किसी को ISI चीफ के पद से हटाए, सबको पता है ना, ये तो बेसिक नॉलेज है। इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो, किसी की औकात ये नहीं है कि वो DGMI और DGISI अपॉइंट करे, वो आर्मी चीफ ही करता है, हटाना लगाना सब उसका डिसीजन होता है, वो सिर्फ साइन करता है प्राइम मिनिस्टर। फिर जब इनको मालूम चला आसिम मुनीर को कि जी हटाने वाले हैं मुझे, तो जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए वो ऑडियो रिकॉर्डिंग निकाली, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी जिसमें कि वो बातचीत चल रही थी मलिक रियाज की उसकी बेटी से, वो लेकर के ये पहुंचे इमरान खान के पास उसको ब्लैकमेल करने के लिए कि सर देख लीजिए, अगर आप, ये रिकॉर्डिंग है हमारे पास और अगर मैं हटूंगा तो फिर ये रिकॉर्डिंग पब्लिक भी हो सकती है। ये इन्होंने ब्लैकमेल करने के लिए कुछ चीज़ें दिखाई उनको कि देखो यहाँ पे भी पैसे पकड़े हैं, देखो यहाँ पे ये डायमंड की रिकॉर्डिंग है, देखो ये सारा ट्रांजैक्शंस है। इमरान खान ने, अच्छा इमरान खान को पता लगा जनरल बाजवा उसके सपोर्ट में खड़ा है, तो ये उसका जो लेफ्टिनेंट जनरल है ये क्या मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, और उसको पता था कि जो अगला DGISI लगने वाला है फैज़ हमीद वो उसका ही आदमी है, तो उसको पता था कि ये तो सारी रिकॉर्डिंग इसके हाथ के निकलने के बाद उसी के हाथ में जानी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। इमरान खान ने उसी को सीरियसली नहीं लिया, बट ये आपको शो कर रहा है कि ये आदमी कितना डेस्परेट था उस समय भी पावर में रहने के लिए, और फिर एम कर रहा था आर्मी चीफ बनने के लिए। और इन्होंने कई बार कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने, और आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने कहा जनरल बाजवा को कि जी आप मार्शल लॉ लगा दें सर आप मार्शल लॉ लगा दें। तो ये जनरल बाजवा को और इन लोगों को, जो सीनियर जो जनरल्स थे, उनके दिमाग में ये था यार he is not fit to be army chief, he was not even fit to be ISI chief, he is not fit to lead any force, as an institution he cannot lead,
क्योंकि इनकी सोच तो इतनी रेडिकल है कि यार मार्शल लॉ लगा दो, जो भी फौज के खिलाफ बोल रहा है उसको गोली मार दो। कह रहे इस तरह का आदमी जो है ना, पाकिस्तान जैसे मुल्क में ही कैन नॉट सक्सीड एज आर्मी चीफ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।